गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्चुअल में है क्या और अंडर जीएसटी हम क्यों पढ़ते हैं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये मेरा लेक्चर 1 है। इसमें क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए हम इसको पढ़ने के लिए मैं पहले बता दूं कि इसको हम 3-4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट आज हम पढ़ेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है एंड इसमें एलिजिबिलिटी क्या है इसको पाने के लिए और इसकी कंडीशंस क्या है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इनपुट क्या है एंड इनपुट टैक्स क्या है। ठीक है, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम सबसे पहले ये जानते हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर कोई भी चीज खरीद रहा है, कोई भी सप्लाई ले रहा है, तो उस परचेज कर रहा है, तो उस समय उसे उस परचेज को हम इनपुट कहते हैं। और वही परचेज जो करी है उसने सप्लाई, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके, कुछ उसमें नई चीज बना करके उसको जब वो सेल करता है यानी आउटपुट सप्लाई करता है किसी थर्ड पर्सन को और सेल करता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट। अब जब वो परचेज कर रहा होता है तो उस समय उसे जो है उस इनवॉइस पर जो उसने सप्लाई ली है, किसी जो परचेज किया है उस परचेज पर उसे टैक्स देना होता है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट टैक्स। एंड जब उसे वो जो चीज उसने बनाई है वैल्यू एडिशन करके, वो उस पर जो टैक्स वो देगा, मतलब देगा यानी कि जो इनवॉइस बनाएगा जो सप्लाई पर, उस इनवॉइस पर उसे फिर भी टैक्स देना होगा दोबारा से, क्योंकि वैल्यू एडिशन करा है उसने, जो सप्लाई कर रहा है, और सप्लाई पर ही जीएसटी पूरी हमारा जो बेस्ड है जीएसटी का टैक्स का, वो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो किस पर बेस्ड है, सप्लाई पर। तो इसलिए जो हमारी सप्लाई कर रहा है वो दूसरे लोगों को, तो वो इनवॉइस जो बना रहा है उस पर भी उसे टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज क्या है, आउटपुट टैक्स। अब क्या होता है, टैक्स में क्रेडिट कैसे लेता है, और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये टैक्स पर क्रेडिट कैसे कैसे ले सकता है। हम इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि इनपुट टैक्स जो है वो किस पर लिया जाता है, रिसीट ऑफ सप्लाई पर। जो रिसीट ऑफ सप्लाई पर जो टैक्स देंगे वो हमारा इनपुट टैक्स कहलाएगा। एंड जो इनवॉइस जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर, जो दूसरों को सप्लाई देने के लिए, थर्ड पर्सन को सप्लाई देने के लिए, उस पर जो वो टैक्स देगा, इनवॉइस फॉर सप्लाई जो है उस पर जो टैक्स देगा वो आउटपुट टैक्स कहलाएगा। ये टैक्स पर वो क्रेडिट ले सकता है। वो कौन सी चीज किस पर ये इंक्लूड होती है, तो वो हमारी गुड्स मनी रॉ मटेरियल भी हमारा उसमें यूज होता है, सर्विसेज पर भी आईटीसी ले सकता है यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, एंड कैपिटल गुड्स की सप्लाई पर भी वो आउटपुट और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। तो इस तरीके से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारा, अब सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि इनपुट क्या है और इनपुट टैक्स क्या है, देन इनपुट टैक्स किस पर हम कह सकते हैं लगता है, और वो किस तरीके से आउटपुट देते समय वो इनपुट को देखेगा कि इनपुट टैक्स उसने कितना दिया था और उस पर फिर वो क्रेडिट ले लेगा। तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इनपुट क्रेडिट मींस एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन सेल, यानी कि सेल के समय, सेल ऑन सेल यानी सेल करते समय उसे जो आउटपुट करते समय उस देते समय उसे जो टैक्स देना पड़ता है उस पर ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। वो कैसे ले सकता है, आप क्या कह सकते हैं, यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन परचेजेज, यानी कि जो कि उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेगा, जो कि वो परचेजेस पर ऑलरेडी टैक्स को पे कर चुका है। ठीक है, तो यानी एंड अदर इन अदर सेंस वी कैन से दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट मींस रिड्यूसिंग द टैक्स पेड ऑन इनपुट फ्रॉम टैक्सेस to be paid off on output. ठीक है, when any supply of services or goods is supplied to a taxable person, that GST charge is known as input tax। जो भी GST चार्ज करती है उसको क्या कहते हैं, परचेज करते समय जो जीएसटी चार्ज होता है उसको वो जो दिया होता है उसने मैन्युफैक्चरर ने, उसको हम इनपुट टैक्स कहेंगे। इसको हम कैसे समझेंगे कि टैक्स पेबल ऑन आउटपुट फाइनल प्रोडक्ट। अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो उसने सप्लाई ली थी उस सप्लाई पर उसमें वैल्यू एडिशन करके फाइनल प्रोडक्ट बना करके वो दूसरे पर्सन को, थर्ड पर्सन को दे रहा है, तो वो उस पर जो उसे टैक्स देना पड़ा, तो उस इनवॉइस पर जो टैक्स देना पड़ा उसे क्या देना पड़ा, 450 रुपए यानी 450 रुपीज देना पड़ा। सॉरी। फिर उसके बाद जब उसने
इनपुट लिया था, अब उसे ध्यान आया कि मैंने 450 में क्यों दूं, मैं तो पहले ही परचेज पर भी टैक्स दे चुका था। और परचेज पर उसे टैक्स कितना दिया था, जब परचेज ली थी तो उसने खरीदा था किसी ए ने, ए से बी ने, तो जब मैन्युफैक्चरर बोला यानी बी बोलता है कि मैंने परचेज देते समय भी तो 300 रुपए दिए थे, तो अब वो क्या करता है कि वो 300 रुपए जो है 450 में से माइनस कर देता है, यानी कि उस तरीके उसका वो लाभ उठा लेता है कि वो 300 रुपए उसने पहले ही पे कर चुका है, तो अब उसे कितने पे करने पड़ेंगे, सिर्फ 150 रुपए यानी 150 रुपीज वो पे करेगा। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो 300 रुपए का जो क्रेडिट मिला उसे लाभ मिला, वो क्या हुआ, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट कहलाएगा, क्योंकि जो कि उसने इनपुट पर यानी कि सप्लाई लेते समय दिया था। अब इसको हम इन शॉर्ट समझते हैं कि आईटीसी क्या है और किस पर लिया जा सकता है। आईटीसी मींस क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स, यूटी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड एसजीएसटी टैक्स, यानी कि इन तीनों किसी पे भी वो टैक्स का आईटीसी ले सकता है, चाहे वो सेंट्रल टैक्स हो, यूटी टैक्स हो, इंटीग्रेटेड टैक्स हो, एसजीएसटी हो। ठीक है, अब आते हैं आपका अवेलेबल ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ये आईटीसी कौन ले सकता है, सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन ले सकता है। अवेलेबल इन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आईटीसी है वो सिर्फ किस पर मिलता है, इनवर्ड, यानी कि जिसे हम परचेज कहते हैं। इनवर्ड सप्लाई का मतलब आपने पढ़ा होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो ये इनवर्ड का मतलब क्या है, परचेज। परचेज पर जब परचेज की जो सप्लाई करी होगी गुड्स से, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो चाहे सप्लाई सर्विसेज से रिलेटेड हो, किसी की भी सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की जो में से किसी की भी या दोनों की सप्लाई जो होगी वो इनवर्ड होनी चाहिए, यानी परचेज होनी चाहिए, उसी पर ही आईटीसी मिलेगा। Excluding the tax paid on supply liable to composite tax, supply of exempted goods and services and non-taxable supply, यानी कि आईटीसी किस पर नहीं मिलता, किस पर नहीं मिलता, कंपोजिट टैक्स पर, सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी सप्लाई जो किसकी होगी, एग्जाम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज की अगर सप्लाई की होगी उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई पर भी आपको आईटीसी एक मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा। ये आपने सप्लाई वाला, नॉन टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड एंड जीरो रेटेड, ये सब आप अभी मेरे प्रीवियस लेक्चर में सप्लाई वाले में अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इंक्लूड्स इंटीग्रेटेड टैक्स अप्लाइड ऑन इंपोर्ट्स, और किस पर मिलेगा ये वो कह रहा है नेक्स्ट उसमें कि इंपोर्ट ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट पर अगर कुछ सप्लाई दी हुई है, वो टैक्स दिया हुआ है, एंड टैक्स पेबल अंडर द आरसीएम पर दिया, आरसीएम के लिए के थ्रू के पर्पज से अगर टैक्स दिया हुआ है, एंड जीरो रेटेड सप्लाई भी पर भी जो आईटीसी ले सकता है। तो we can say that ITC is most important of the GST regime. नाउ इसको हम और देख सकते हैं इसमें इस टेबल के अकॉर्डिंग कि टैक्सेबल सप्लाई अवेलेबल किस पर है, ये हमारी ये किस पर अवेलेबल है, ये अवेलेबल ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स किस पर, टैक्सेबल सप्लाई, यस हाँ मिलेगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर नहीं मिलेगा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई पर आईटीसी नहीं मिलेगा, एंड जीरो रेटेड सप्लाई पर आईटीसी में भी इस पर मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा किस पर आईटीसी एक पर्सन ले सकता है और किस पर नहीं ले सकता। अब आता है कि हु कैन गेट आईटीसी, आईटीसी कौन ले सकता है, यानी कि इसकी एलिजिबिलिटीज क्या है, कौन व्यक्ति ऐसा कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन मैन्युफैक्चरर ऐसा होगा जो सप्लाई करने पर आईटीसी का लाभ उठा सकता है। क्या है, वन मस्ट बी अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर आईटीसी लेना चाह रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, यानी कि अंडर जीएसटी एक्ट उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी को अवेल कर सकता है। नेक्स्ट है कंडीशन मस्ट बी कंप्लीटेड एज द सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, यानी अंडर जीएसटी एक्ट सेक्शन और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में जो भी कंडीशंस लिखी हैं उसको हम आगे अभी स्लाइड में कवर करेंगे। तो वो में जो कंडीशंस है, यानी कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 में जो कंडीशंस दी हैं उसे भी रजिस्टर्ड पर्सन को कंप्लीट करना होगा, यानी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन होने से कोई काम नहीं चलेगा, रजिस्टर्ड पर्सन के साथ साथ उसे सेक्शन 16 और सब सेक्शन 2 की कंडीशंस को भी कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट है यूज क्रेडिट एज सेक्शन 49 में जिस प्रकार से यूटिलाइजेशन का क्राइटेरिया दे रखा है वो अभी भी हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, यानी कि जो सेक्शन जो
यूटिलाइजेशन का ऑर्डर दे रखा है उसी तरीके से जीएसटी को, इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है। One can claim input tax credit only if the goods and services received is used for business purposes। ये बहुत जरूरी है कि अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट आदमी कोई क्लेम करता है तभी कर सकता है जबकि उसने गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव अपने बिजनेस पर्पस के लिए ही किया हो, यानी कि रिसीव करा हो। गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव्ड इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेज, जो कि अपने सेल्फ पर्पस के लिए नहीं बिजनेस के पर्पस के लिए यूज किया हो और वो फॉर द फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस के लिए हो। तो यानी कि आईटीसी उसी व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति ने गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ बिजनेस के पर्पस से यूज किया हो। Input tax credit can be claimed on export, zero rated supply and are taxable। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट सिर्फ किस पर ही मिल सकता है, एक्सपोर्ट पर। एक्सपोर्ट अगर कोई करा उस पर टैक्स दिया हो, जीरो रेटेड सप्लाईज पर, और जो टैक्सेबल सप्लाईज हैं उन पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। The recipient shall be entitled to avail ITC on payment made by him। यानी कि ये भी बहुत जरूरी है कि आईटीसी तभी अवेल कर सकता है रेसिपिएंट, यानी कि जो आईटीसी पाने वाला जो व्यक्ति है, जबकि जो कि उसने खुद पेमेंट किया हो आईटीसी का, यानी कि पेमेंट जो इनवॉइस है वो उसके नाम से ही बनी हो। जब परचेज कर रहा हो तो परचेज जो है वो खुद उसके नाम से वो इनवॉइस पड़ी हो कि उसने इतना पेमेंट करा है, और देन जो आउटपुट बना कर रहा है वो भी उसके हाथ से ही इनवॉइस बनी हो। तो यानी कि रेसिपिएंट शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल आईटीसी ऑन पेमेंट मेड बाय हिम। जो आईटीसी इनपुट किया था, इनपुट टैक्स दिया था उसने, वो उस समय उसने खुद ही स्वयं ही पेमेंट किया। यानी मेन पर्पस क्या है कि इनवॉइस उसके नाम से बनी हो। Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods, ITC shall not be allowed। Most important है वो ये कहते हैं ITC तभी एलिजिबल होगा मांगने के लिए कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जबकि वो उसने उस कैपिटल गुड्स के लिए, ये वाला जो क्लॉज है वो कैपिटल गुड्स के लिए लागू होता है। यानी अगर उसने कोई कैपिटल गुड्स के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है, वहां उसने लाभ नहीं उठाया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो क्या है वो एक तरह से अलाउएबल एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसको माइनस करके उसको ले सकता है। तो जब अगर उसने डेप्रिसिएशन कैपिटल गुड्स लेते समय, उसकी कॉस्ट चुकाते समय, इनपुट करते समय अगर उसने डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं दिखाया, उस समय माइनस नहीं किया है, तब तो वो आईटीसी ले लेगा। अदरवाइज वो आईटीसी लेने का हकदार नहीं है, यानी कि उसे आईटीसी उसे नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो दो बार हो जाएगा। एक बार तो वो डेप्रिसिएशन काट करके उस समय उसने कम पैसा दिया, तो यानी कि डेप्रिसिएशन का उसे उस समय लाभ मिल गया, उस समय उसने बेनिफिट उठा लिया। अब फिर जब दोबारा उसे आईटीसी का बेनिफिट मिल रहा है तो इस समय भी वो आईटीसी का भी बेनिफिट ले रहा है। तो वो यही कहती है, जीएसटी ये कहती है कि एक बार अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया गया है कैपिटल गुड्स में से, तो उस पर वो आईटीसी लेने के राइट उसको नहीं बनता। और अगर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया है कैपिटल गुड्स में से, तब वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। A registered person shall not be entitled to take ITC in respect of any supply or debit notes for supply of goods and services after the due date furnishing of the return for the month of September। ये आप आगे वाले उसमें भी पढ़ेंगे। अभी ये क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन तभी तक एंटाइटल होता है आईटीसी पाने का जबकि गुड्स एंड सर्विसेज की डेबिट नोट उसके पास में हो, या और साथ ही साथ क्या होना चाहिए कि ड्यू डेट से पहले ही आईटीसी उसने अवेल कर सकता है, उसके बाद नहीं हो सकता। अब ये ड्यू डेट क्या है इसको हम आगे पढ़ते हैं। टाइम लिमिट फॉर टेकिंग आईटीसी, क्या है टाइम लिमिट? आईटीसी कब तक वो ले सकता है? कह रहे हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, कह रहे हैं। और दूसरा उन्होंने क्लॉज क्या रखा कि एनुअल रिटर्न फाइल्ड फॉर द रेलिवेंट ईयर, या तो वो रेलिवेंट ईयर जो जिस साल उसने परचेज किया है उसने जीएसटी फाइल उसे करना है, जीएसटी रिटर्न का फाइल उसे करना है, तो उस रेलिवेंट ईयर के एनुअल रिटर्न तक
उस एनुअल रिटर्न तक उसे जो है वो जीएसटी आईटीसी के लिए क्लेम कर सकता है। अगर वो तब तक नहीं कर पाया तो दूसरा क्या है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट है फाइलिंग एनुअल रिटर्न फाइल करने की, उसका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें अप टू द मंथ ऑफ द सितंबर का जो महीना है उससे उस समय तक उसे वो आईटीसी को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है कंडीशंस टू अवेल आईटीसी। मैंने आपको प्रीवियस उसमें स्लाइड में बताया था कि रजिस्टर्ड पर्सन होने के साथ साथ उसे 16 सबसेक्शन 2 में सेक्शन 16 और सबसेक्शन 2 में उसे कंडीशंस कुछ फॉलो करनी होती है। तो वो सेक्शन कंडीशंस क्या है? कहते हैं टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द क्रेडिट ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कह रहा है कि टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ, कह रहा है कि अगर वो कंडीशंस क्या है कि जो भी सप्लाई वो कर रहा है रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड और क्रेडिट ऑफ द अप्रूव्ड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी कि जो भी आईटीसी के लिए जिस आईटीसी के लिए वो क्लेम कर रहा है वो टैक्स उसने ऑलरेडी अप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है उसको उसने पे किया हो। ये नहीं हो कि टैक्स तो दिया नहीं है और वो जब उसने पे किया नहीं है टैक्स, अभी ऑन क्रेडिट चल रहा है और पता चला दूसरा जब सप्लाई करने लग गया आउटपुट करने लग गया तो उसने पहले वाले टैक्स की डिमांड कर दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कह रहे तभी टैक्स मिलेगा जब वो आईटीसी का लाभ तभी मिलेगा जब उसने एक्चुअल में उस टैक्स को पे किया हो जो सप्लाई पर उसने देना था, मतलब जो इनवर्ट सप्लाई पर उसे टैक्स देना था एक्चुअली उसने वो टैक्स पे किया हो। लेकिन उसके साथ उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि जो एक्चुअल में टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड, यानी कि जो टैक्स चार्ज किया गया उसने एक्चुअल में पे किया गया हो, साथ ही साथ उस गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पे किया हो, चाहे वो कैश में हो या थ्रू यूटिलाइजेशन। और वो कैसे ये उसका आईटीसी का बेनिफिट उठा सकता है जबकि वो दोनों चीजें मैच हो रही, यानी कि जो वो क्लेम कर रहा है और जो उसके ऊपर चार्ज किया गया था एट द टाइम ऑफ इनवर्ट सप्लाई, तो जो उसके ऊपर चार्ज किया था उसने एक्चुअल में वो पे किया है कि नहीं किया, वो वाला अमाउंट एंड देन जो वो आईटीसी क्लेम कर रहा है क्या वो मैच कर रहा है, यानी कि सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसका नाम, उसका इनवॉइस, उसका अमाउंट, ये सारी चीजें मैच कर रही हैं। अगर कोई भी चीज मिसमैच होती है तो आईटीसी वुड बी रिवर्स्ड, आईटीसी रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स कैसे होगा, यानी कि मान लीजिए 450 था, 300 के लिए उसने कहा तो 300 तो होगा ही होगा, उसके ऊपर थोड़ा से लग जाएगा, लेकिन विद इंटरेस्ट यानी 18% के इंटरेस्ट के साथ आईटीसी रिवर्स कर दिया जाएगा। तो उसे पहले ही ध्यान रखना होगा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को कि क्या उसको जो आईटीसी मांग रहा है उसने उसको एक्चुअल में पे किया है और वही जो जिस सप्लाई के लिए पे किया है वही सप्लाई जो है आगे जा रही है, उसी के लिए ही वो एक तरह से एलिजिबल है उस आईटीसी को पाने के लिए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी यूज्ड बाय हिम एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। वो कहते हैं कि कंडीशन ये कहती है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जिसके लिए वो आईटीसी ले रहा है वो उसके द्वारा ली गई हो, सबसे बड़ी चीज, यानी वही चीज आ गई कि उसके द्वारा का मतलब कि इनवॉइस उसके नाम से हो। एंड दूसरी कंडीशन क्या है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इनवर्ट सप्लाई ली गई है जिसके लिए टैक्स आईटीसी के लिए कहा लिया जा रहा है वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस, वो बिजनेस की फर्दरेंस के लिए यानी कि उसकी फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस के लिए यूज किया गया हो, तभी वो गुड्स एंड सर्विसेज उन गुड्स एंड सर्विसेज पर वो आईटीसी ले सकता है। यानी कि अगर पर्सनल यूज के लिए लिया हो या किसी और काम पे जो कि बिजनेस को बढ़ा नहीं रहा, अगर ऐसे किसी काम के लिए लिया है तो उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। तो वो या दो कंडीशंस यहाँ पर फिर हो गई कि एक तो बाय हिम यानी उसके द्वारा लिया गया, उसके द्वारा का मतलब इनवॉइस उसके नाम से बनी हो, और दूसरा क्या है कि वो किस पर्पज से लिया गया हो, फॉर द पर्पज ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। ठीक है, जो सप्लाई ली गई है और क्योंकि सप्लाई क्योंकि वो मैन्युफैक्चर होगा उसको वैल्यू एडिशन करके वो आगे बढ़ाएगा तो उसी से ही पता चल जाएगा कि फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस ही वो लिया गया है।
Possession of output invoice, debit or credit note, ICD invoice, bill of entry, other related। यानी कि यहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन ही होना काफी नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन के साथ साथ उसके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के नाम पर क्या होगा, आउटपुट इनवॉइस होगी, डेबिट एंड क्रेडिट नोट होगा, ICD IST इनवॉइस होगी, बिल ऑफ एंट्री यानी कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है बिल ऑफ एंट्री होगी, शिपमेंट के द्वारा जा रहा है, एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इज मस्ट। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको जो कि एक ITC पाने के लिए जरूरी है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके अधिकार में होने चाहिए, पोजीशन में उसके नाम से होने चाहिए। द डॉक्यूमेंट कंटेन्स ऑल द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स, ये इसलिए लिखा गया है कि वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स तो हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी उसी तरीके से सारे लिखे होने चाहिए जैसा कि GST की डिमांड है फॉर गेटिंग द ITC, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट पाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर एक उसमें प्रिस्क्राइब फॉर्म में, वो सारी इनवॉइस में इंक्लूड, यानी जो डॉक्यूमेंट है उसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन उन डॉक्यूमेंट्स में लिखी होनी चाहिए। Such documents must be uploaded in the common portal GSTN। और ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट कहाँ पर, GSTN में, यानी कॉमन जो इलेक्ट्रॉनिक लेजर है उसमें पोर्टल में अपलोडेड होने चाहिए। ITC in case of installment would be receipt of last installment of goods। दूसरी चीज वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसे किसी गुड्स के लिए ITC लेना है जो कि इंस्टॉलमेंट पर जिनकी सप्लाई हुई हो, जिनके रिसीव किया गया हो, तो ऐसे समय में ITC तभी मिलेगा जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स पा लेगा। कभी ऐसा गुड्स जो कि इंस्टॉलमेंट पर आता है, सप्लाई होती रहती है, तो उसका ITC पाने का तभी वो रजिस्टर्ड पर्सन हकदार होगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ गुड्स वो रिसीव कर लेगा। क्लेम ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ टैक्स कंपोनेंट डिस्क्वालिफाइड आ रेसिपिएंट ऑफ कैपिटल गुड्स फ्रॉम अवेलमेंट ऑफ ITC। वो कहते हैं कि अगर वही वाली चीज आ गई जो हमने डेप्रिसिएशन का लास्ट प्रीवियस सप्लाई में पढ़ा, उसमें पढ़ा था स्लाइड में, कि क्या कह रहे हैं कि अगर डेप्रिसिएशन का क्लेम वो पहले ही ले चुका है अगर कैपिटल गुड्स पर, तो वो व्यक्ति का ITC पाने का हकदार नहीं होगा, उसे ITC नहीं मिलेगी। नो ITC आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न, यानी कि अगर एनुअल रिटर्न के फर्निश करने के बाद या फाइलिंग ड्यू डेट के फाइलिंग के बाद, जो मैंने सितंबर मंथ बताया था, उसके बाद वो ITC को नहीं ले सकता। नो रजिस्टर्ड पर्सन परमिटेड टू अवेल ITC, रजिस्टर्ड पर्सन अगर नहीं है तब भी ITC नहीं मिलेगी। रजिस्टर्ड पर्सन तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो रजिस्टर्ड पर्सन की है, उसके बाद सेक्शन 49, सेक्शन 16 टू 16 सब सेक्शन 2 की जो कंडीशंस है, इन सबको ये सारी चीजें उसे फॉलो करनी होंगी। एंड ITC कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी और एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर द एक्ट अदर देन GST। कह रहा है कि किसी भी ITC किस पर नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, फी, किसी भी तरीके का इस तरीके का पेमेंट किया उसके लिए ITC नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि हम यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। मैंने कहा था सेक्शन 49 के अकॉर्डिंग कि जब हम एलिजिबिलिटी पढ़ रहे थे तो हमने कहा था सेक्शन 49 का में भी हम जिस तरीके से ऑर्डर है यूटिलाइजेशन का उसे ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ सेक्शन 49 हमें क्या बताता है, ये यूटिलाइजेशन ऑफ ITC एंड क्रॉस यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, ये सेक्शन 49 में कहा गया है। तो सेक्शन 49 कहता है कि अगर IGST है, यानी कि अगर इनपुट टैक्स लेना है, IGST अगर उसके पास उसने दे रखा है, इंट्रा स्टेट अगर कोई सप्लाई करी, उसमें क्या होगा, IGST इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए उसे सबसे पहले क्या होगा, IGST का पैसा चुकाएगा अगर उसके पास बैलेंस है। फिर IGST से भी बचता है तो वो CGST में उसको बैलेंस को कंज्यूम करेगा, और CGST के बाद भी उसके पास पैसा बचता है तो वो SGST में उसको करेगा, मतलब उसका बैलेंस उसमें यूज कर सकता है। ऐसे ही अगर उसको CGST का इनपुट टैक्स उसके पास बचा हुआ है तो उसका क्रेडिट कैसे लेगा, CGST का CGST के में अगर सप्लाई करी है उसने तो CGST और CGST के बाद IGST में उसको यूज कर सकता है। ऐसे SGST का अगर उसके पास इनपुट टैक्स बचा हुआ है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, तो SGST वाला कहाँ पे करेगा, आउटपुट टैक्स में SGST के में कर सकता है, और SGST से बच के अगर वो
बचता है। और अगर इंटर स्टेट सप्लाई भी उसने करी है, आउटपुट करा है उसने, तो उसमें जो आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स में उसे प्रेफरेंस देगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आईजीएसटी तो सीजीएसटी को भी यूज कर सकता है एंड एसजीएसटी में भी यूज कर सकता है। लेकिन जो सीजीएसटी है और एसजीएसटी है, सीजीएसटी सिर्फ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी में यूटिलाइज कर सकता है, और एसजीएसटी एसजीएसटी में एंड आईजीएसटी में। बट ना ही एसजीएसटी को हम सीजीएसटी में यूटिलाइज कर सकते हैं, और ना ही सीजीएसटी के इनपुट टैक्स को हम एसजीएसटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको पढ़ लेते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, और कह रहा है प्रॉब्लम 1 में कहता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 50% सोल्ड आउट ऑफ गुड्स परचेज ₹6,000, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स इज 10% ईच, बैलेंस 50% इज इन स्टॉक, वैल्यू ऑफ सब रिसीट्स ऑफ गुड्स ₹10,000, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी रेट ऑन रिसीट इज 10% ईच। क्या कह रहा है वो कि अगर उसने जो एक वैल्यू ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, यानी कि इनवर्ड हो गया, इनवर्ड सप्लाई, यानी उसने परचेज किया, एक मैन्युफैक्चरर ने गुड्स 10,000 रुपए के, यानी 10,000 के गुड्स खरीदे, जिस पर उसने एसजीएसटी और सीजीएसटी 10% 10% दोनों पर दिया। तो उसको उसने कितना इनवर्ट पर दे चुका है? 1,000 रुपए, 1,000 रुपए, ठीक है। लेकिन अब जब वो 50% आउटपुट कर रहा है, वैल्यू एडिशन करने के बाद आउटपुट दे रहा है, यानी सप्लाई कर रहा है किसी थर्ड पर्सन को, तो उससे 6,000 रुपए की कर रहा है, और उसे उस पर क्या करना है? 10% उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी देना है। तो ये आपकी किस तरीके की सप्लाई हुई? आपकी किस तरीके की? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी 10% के हिसाब से कितना हो गया? यानी 600 उसे एसजीएसटी इस समय पे करना है और सीजीएसटी 600 पे करना। अब उसे ध्यान आता है कि मैंने पहले भी तो टैक्स दिया है, और पहले कितना टैक्स दिया है? 10,000 का टैक्स है। 10,000 पर उसने 1,000 रुपए दे रखे हैं। तो यानी कि उसे एसजीएसटी पर उसे कितना अभी क्रेडिट बचा है? 400 रुपीज का क्रेडिट बचा हुआ है। और सीजीएसटी पर उसने 1,000 रुपए उसने पहले दे चुका है, और 600 का उसे बेनिफिट उसने इस माइनस कर देगा। तो अभी भी उसके पास क्या कर रखा है कि एसजीएसटी के 400 रुपए बचे हुए हैं और सीजीएसटी के 400 रुपए बचे हैं, जिसको वो फर्दर जो आउटपुट करेगा या फर्दर आउटपुट सप्लाई यानी कि आउटवर्ड सप्लाई करेगा, उस पर वो इसका क्रेडिट ले सकता है। देखिए, 1-to-1 relation is not required to GST provision. Thus, entire input tax credit is available even if only 50% of the goods are sold. क्योंकि यहाँ पर 50% ही सोल्ड किए गए हैं। अगर आगे वो और सप्लाई करता है इन्हीं गुड्स की, आगे सप्लाई करता है, तो उस पर जो बची हुई 400 रुपए है उसके की क्रेडिट भी ले लेगा। तो क्या कह रहा है? द एक्सेस क्रेडिट ऑफ 400 ईच ऑफ द एसजीएसटी एंड सीजीएसटी कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड यूटिलाइज इन सब्सिक्वेंट पीरियड। आगे के सब्सिक्वेंट पीरियड में वो उसको यूटिलाइज कर लेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन इंटर स्टेट, अगर इंटर स्टेट सप्लाई, वो इंटर स्टेट थी, उसका एग्जांपल हमने लिया। यहाँ पर इंटर स्टेट की लेते हैं। इंटर स्टेट में क्योंकि आईजीएसटी बन जाएगा, वो कह रहे हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, खरीदा तो उसने क्या था? इंट्रा स्टेट, यानी कि उसने खरीदा, वैल्यू ऑफ रिसीट कितने की खरीदी? विद इन स्टेट, यानी इंट्रा स्टेट कितना? 10,000 रुपए की चीज खरीदी। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी उसे 10% ईच देना था, तो कितना? 1,000 रुपए उसने दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि आपने देख रखा है कि यहाँ यहाँ पे 12,000 पर उसे कितना देना होगा? 20% के हिसाब से 2,400। अब टैक्स पेबल कितना है? यानी आईजीएसटी उसे कितना देना है? 2,400 देना है, ठीक है। अब 2,400, क्योंकि आपने ये देखा था कि आईजीएसटी अगर है हमारा और सीजीएसटी आईजीएसटी, तो सीजीएसटी को भी हम आईजीएसटी में यूज कर सकते हैं और एसजीएसटी को भी आईजीएसटी में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए, यहाँ पे 24 आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी का बेनिफिट हम एसजीएसटी से भी पा सकते हैं और सीजीएसटी से भी पा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा? आईजीएसटी को के 1,000 इससे पूरे कर लिए, यानी कि इनपुट टैक्स हम क्योंकि पहले दे चुके थे, इनपुट टैक्स हमने यहाँ से 1,000 रुपए एसजीएसटी के बेनिफिट उठाया, क्रेडिट लिया, सीजीएसटी का 1,000 का क्रेडिट लिया, यानी कि 2,000 रुपए का तो यहाँ बेनिफिट मिल गया उसे। बस उसे कितना देना है अब इस समय?
लेजर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना बता रहा है, 400 रुपए उसे अब सिर्फ देने होंगे। अब आपको पता चला कि क्या वो जो ऑर्डर था वो किस तरीके से ध्यान रखना है। सेक्शन 49 हमें ये बताती है कि ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा। एक और लेते हैं कि जब हम इंट्रा स्टेट करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स विद इन स्टेट, अगर हम सप्लाई तो विद इन स्टेट यानी इंट्रा स्टेट कर रहे हैं, और अगर हमने खरीदा इंटर स्टेट है, यानी कि इनपुट टैक्स जो है, अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें आईजीएसटी का मिला हुआ है, तो हम उसको कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको पहले बताया था, देखिए कि यहाँ पर अगर आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईजीएसटी मीन्स अगर हमने खरीदा इनवर्ट सप्लाई हमारी इंटर स्टेट है, तो हमारी जो आईजीएसटी है इंटर स्टेट होगी, आईजीएसटी मिलेगा इनपुट टैक्स, उसको हम कैसे करेंगे। तो उसका देखिए पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी से पूरा करेंगे अगर हमने इंटर स्टेट सप्लाई करी है, और अगर हमने आईजीएस इंटर स्टेट सप्लाई ना करके सिर्फ इंट्रा स्टेट करिए, तो हम पहले सीजीएसटी, इसी पैसे से आईजीएसटी का पैसा, इससे हम सीजीएसटी के पैसे को चुकाएंगे पहले, फिर उसके बाद जो बचेगा पैसा, अगर बचता है बराबर से तो बराबर, नहीं तो अगर जितना भी बच रहा है फिर हम उसको एसजीएसटी में पूरा करेंगे। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स विद इन स्टेट क्या कह रहा है कि 12,000 पर उसने कितना दिया, ये क्या है हमारा आईजीएसटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई हम इंटर स्टेट कर रहे हैं, या वो इंटर स्टेट कर रहे हैं, यानी कि एसजीएसटी और सीजीएसटी पे हमें 10% देना है, यानी कि 1200 रुपए हमें देने हैं आउटपुट टैक्स पर, यानी आउटपुट सप्लाई पर देने हैं, आउटवर्ड सप्लाई पर देने हैं। आउटवर्ड सप्लाई पर एसजीएसटी 1200 देना है और सीजीएसटी हमें 1200 देना है, दोनों को 10% देना है। अब क्योंकि हमने इंटर स्टेट हमने लिया था, इंटर स्टेट क्योंकि 10,000 पर 20% यानी 2,000 रुपए का हमें आईजीएसटी मिला हुआ है। ये 2,000 के आईजीएसटी को मैंने टेबल में बताया अभी कि पहले हम सीजीएसटी का चुकाते हैं, तो देखिए सीजीएसटी का चुकाया 1200 रुपए पूरे पूरे आ गए क्योंकि 2,000 थे। अब जितने पैसे बच रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, एसजीएसटी को चुकाएंगे। तो अब हमारे पास कितना बच रहा है, 1200 यहाँ से घटा दिए, 2,000 में से 800 बच रहे हैं, यानी कि 800 को हमने माइनस किया, यानी कि अब हमें कितना देना है, यानी एक मैन्युफैक्चरर को कितना देना है, 400 रुपए देने हैं। ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आईजीएसटी क्रेडिट शुड नॉट बी यूटिलाइज्ड इन सीक्वेंस ऑफ आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। समझ में आया, यानी कि हम जो है सिर्फ इसको पहले हम सीजीएसटी के पैसे को चुकाएंगे फिर एसजीएसटी, यानी सेक्शन 49 को भी फॉलो करना एक व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि आईजीएसटी वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट क्या है एंड आउटपुट टैक्स क्या है, इनपुट टैक्स क्या है, क्रेडिट क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आज हमने ये पढ़ा। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके आईटीसी के अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं तो उसको हम कवर करेंगे। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको अपडेट होती रहें। थैंक यू।